नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल केशव चौधरी ऑफिशियल पर। साथियों, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। ये जो कक्षा है साथियों, वो RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के मेरे सभी साथियों के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली। इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत से लेकर के आदिकाल तक के मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स के बारे में। तो चलिए, जो आज की कक्षा है वो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। ये कक्षा थोड़ी बहुत लंबी रहने वाली है, क्योंकि इस कक्षा में हम कुल 50 पेजों से अधिक का जो मैटर है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वो साहित्य के बारे में क्या कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं साहित्य के बारे में कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। यानी नगेंद्र जी कहते हैं कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध है वो आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। आगे जो नेक्स्ट परिभाषा है वो है पंडित गिरिजाशंकर शुक्ल की। वो क्या कहते हैं कि साहित्य का इतिहास यह समझने की चेष्टा है कि साहित्य की वाणी कब शिथिल हुई और कब सहज स्फूर्ति तथा उमंग से तरंगित हुई। ये कौन कहते हैं? पंडित गिरिजाशंकर शुक्ल। विश्व साहित्य में साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो फ्रांसीसी विद्वान हिप्पोली एडोल्फ टेन ने किया था। क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाएगा कि विश्व साहित्य में साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो वो थे फ्रांस के विद्वान हिप्पोली एडोल्फ टेन। आगे हम बात करें तो विधेयवादी पद्धति के आधार पर साहित्य इतिहास लेखन कौन लिखते हैं? तो वो लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस पद्धति का अनुकरण करते हैं और इसके द्वारा लिखा गया इतिहास है वो अंग्रेजी का था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था उनको लिखने के लिए कौन कौन सी सामग्री है, वो कौन कौन से अभिलेख है, वो है जो काम में लिए गए। तो बात करते हैं कि रामकुमार वर्मा ने अपने शोध प्रबंध हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य के स्रोतों के रूप में अंतः साक्ष्य तथा बाह्य साक्ष्य का उल्लेख किया है। यानी जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो स्रोत काम लिए गए थे वो कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। किसके अनुसार? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। रामकुमार वर्मा जी कहते हैं अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वह अंतः साक्ष्य तथा बाह्य साक्ष्य के द्वारा लिखा गया था। अंत्य साक्ष्य के रूप में अपने ग्रंथ में वर्मा ने 25 रचनाओं का उल्लेख किया है। यानी अंत्य साक्ष्य के अंतर्गत वर्मा जी ने अपने ग्रंथ में 25 जो रचनाएं उनका उल्लेख किया है, जिसमें सबसे पहली रचना आ जाएगी 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। इसके जो लेखक है वो पंडित गोकुलनाथ भट्ट हैं, जो कब लिखी गई थी? 1568 ईस्वी में। पंडित गोकुलनाथ भट्ट स्वामी विठलनाथ के 7 पुत्रों में से चौथे पुत्र थे। किनके पुत्र थे ये? विठलनाथ जी के। ये दोनों ग्रंथ वार्ता साहित्य के अंतर्गत आते हैं। यानी जो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता है, ये दोनों ग्रंथ है जो किसके अंतर्गत आते हैं? वार्ता साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जो कि ब्रज भाषा के प्राचीन गद्य का नमूना है। 84 वैष्णव की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन वृत्त मिलता है। यानी जो 84 वैष्णव की वार्ता है उसमें पंडित गोकुलनाथ भट्ट ने महाप्रभु वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जो जीवन है वो लिखा है। 252 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ में गोस्वामी विठलनाथ ने 252 शिष्यों के जीवन परिचय मिलता है। यानी इस ग्रंथ में गोकुलनाथ भट्ट ने विठलनाथ जी के 252 शिष्यों का जीवन परिचय वो वर्णन किया है। नेक्स्ट हम बात करें दूसरा जो ग्रंथ आ जाएगा अंत्य साक्ष्य के अंतर्गत वो है भक्तमाल। भक्तमाल के रचिता है वो है नाभादास
जो कि 1585 ईस्वी में लिखी गई। इसमें एक दुआ है कि अगर देव आजा देई भगतन को यस गाऊं, भव सागर के तरण की नाइन और उपाऊ। ये किन्होंने लिखा था? नाभा दास ने। भक्तमाल में नाभा दास ने 200 भगत कवियों का परिचय दिया है। ये भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना कौन सी मानी जाती है, तो वो हो जाएगी भक्तमाल। उसके रचयिता कौन थे? नाभा दास। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का परिचय होता है, तो उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों और संतों का संक्षिप्त जो परिचय है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें, भक्तमाल की प्रथम टीका प्रियादास ने भक्ति रस बोधनी नाम से लिखी। यानी भक्तमाल के ऊपर प्रथम टीका लिखने वाले कौन थे? वो थे प्रियादास। और प्रियादास ने किस नाम से लिखी थी? भक्ति रस बोधनी के नाम से लिखी थी। अंत्यसाक्ष्य के अंतर्गत तीसरा जो ग्रंथ आ जाएगा वो आ जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब, जिसकी रचना है वो 1604 ईस्वी में किसने की थी? अर्जुन देव ने। नेक्स्ट बात करें तो इसमें इस ग्रंथ में हिंदी के 15 संतों या भक्त कवियों के पदों का संकलन है। यानी गुरु ग्रंथ साहिब में जो कि अर्जुन देव द्वारा लिखी गई थी, और इस ग्रंथ में हिंदी विषय के 15 संतों का उल्लेख है वो हमें देखने को मिलता है। जिसमें सबसे पहले आ जाएगा शेख फरीद, संत धन्ना, संत वेणी, जयदेव, पीपा, रामानंद, त्रिलोचन, संत सेना, परमानंद, नामदेव, संत सदना, कबीर, संत रविदास जो रैदास हैं, संत भीखन और सूरदास। नोट, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के सर्वाधिक शब्द 224 संकलित हैं। क्वेश्चन बनता है कि किस ग्रंथ में कबीर के सर्वाधिक शब्द है वो संकलित किए गए हैं, तो वो किसमें हो जाएंगे? गुरु ग्रंथ साहिब में। नेक्स्ट बात करें तो अंत्यसाक्ष्य के अंतर पर 4 नंबर ग्रंथ आता है वो हमारा मूल गोसाई चरित, जो कि 1630 ईस्वी में लिखा गया था। किनके द्वारा? बाबा बेनी माधव दास द्वारा। तुलसी के जीवन साक्ष्य इस ग्रंथ से प्राप्त हैं। यानी तुलसी के जो जीवन परिचय है वो किस ग्रंथ से मिलते हैं? वो मूल गोसाई चरित से मिलते हैं। अमृतलाल नागरकृत उपन्यास मानस का हंस का मूल आधार भी है, जो कौन है? मूल गोसाई चरित। क्वेश्चन बनता है कि अमृतलाल नागर द्वारा कृत उपन्यास मानस का हंस का मूल आधार कौन सा ग्रंथ है? तो इसका आपका जवाब होना चाहिए मूल गोसाई चरित। नेक्स्ट जो ग्रंथ आता है वो आता है भक्त नामावली। इसकी रचना है जो 1636 ईस्वी में दुर्वेदास द्वारा की गई थी। इसमें 124 भक्तों और 114 दोहों का वर्णन है। इस रचना के संबंध में दुआ है कि रसिक भक्त भूतल घने, लघुपति क्यों कही जाई, बुद्धि प्रमाण गाई, कछु जो आए उर्माई। ये दुआ किसने बोला था? दुर्वेदास ने। संपादन इसका जो है राधा कृष्ण दास के द्वारा किया गया था। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रयासों से इंडियन प्रेस प्रयास ने इस ग्रंथ का प्रकाशन है जो 1928 ईस्वी में किया था। यानी जो भक्त नामावली है उसका संपादन है किन्होंने किया था? राधा कृष्ण दास ने। और इसका जो प्रकाशन है वो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इंडियन प्रेस प्रयास के इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो कब किया? 1928 ईस्वी में। आगे बात करें तो ग्रंथ आ जाएगा हमारा कविमाला, जिसकी रचना 1653 ईस्वी माने जाते हैं। यह ग्रंथ है जो किसके द्वारा लिखा गया था? तुलसीदास के द्वारा। नेक्स्ट जो ग्रंथ है वह कालिदास हजारा 1698 ईस्वी कालिदास त्रिवेदी के द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में 212 कवियों के 1000 पद्य इसमें संकलित हैं। शिव सिंह सेंगर ने कवियों के काल निर्णय एवं उदाहरण इसी ग्रंथ से लिए हैं। यानी जो शिव सिंह सेंगर है, जो शिव सिंह सरोज नाम से अपना ग्रंथ लिखा था, उनमें कवियों का जो काल निर्णय है वो किससे लिया था? कालिदास हजारा थे। इस ग्रंथ पर टिप्पणी है कि कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कालिदास हजारा के बारे में कि जो कवियों का काल है, वो समय, उसके निर्णय के लिए ये ग्रंथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अंत्यसाक्ष्य के अंतर्गत 8वां ग्रंथ आता है हमारा, वो आता है काव्य निर्णय, जो कि 1685 ईस्वी में कवि भिखारी दास के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट जो बात करें तो सत कवि गिरा विलास के द्वारा 1746 ईस्वी में बलदेव सत कवि गिरा विलास, यह ग्रंथ है जो 1746 ईस्वी में बलदेव बखेलखंडी के द्वारा लिखा गया था। इनमें 17 कवियों का परिचय है। नेक्स्ट ग्रंथ है वो कवि नामावली
1753 ईस्वी कवि सुदन का है। वीण मनोज तरंगिणी या फिर विद्वान बोध तरंगिणी जो कि 1817 ईस्वी में सुक्का सिंह उर्फ श्रीधर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है राग सागर उद्भव, यह राग कल्पद्रुम जो कि 1843 ईस्वी में कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखा गया था। और इस ग्रंथ में है जो 200 कृष्ण भक्त कवियों का जो जीवन परिचय वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो श्रृंगार संग्रह जो कि 1648 ईस्वी सरदार कवि के द्वारा, रसचंद्रोदय 1563 ईस्वी ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी, कवित रत्नाकर 1576 ईस्वी मातादीन मिश्र, दिग्विजय भूषण 1868 ईस्वी गोकुल प्रसाद ब्रिज, सुंदरी तिलक 1869 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। यह महत्वपूर्ण हो जाएगा सुंदरी तिलक। नेक्स्ट बात करें तो भाषा काव्य संग्रह जो कि 1873 ईस्वी में महेशदत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी शिव सिंह सेंगर के द्वारा। विचित्रो उपदेश यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगा 1887 ईस्वी नक्शेदी तिवारी के द्वारा। कवि रतनमाला 1911 ईस्वी देवी प्रसाद मुंशीफ। और नेक्स्ट है जो हफीजुल्लाह खां हजारा 1915 ईस्वी जो किसके द्वारा, हफीजुल्लाह खां के द्वारा लिखा गया था। संत वाणी संग्रह तथा अन्य संतों की वाणी है जिसका जो ग्रंथ है 1915 ईस्वी में अदम के द्वारा लिखा गया था। संत वाणी संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। वहीं पर सूक्ति सरोवर 1922 ईस्वी में लाला भगवान दीन के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट बात करें तो सिलेक्शन ऑफ हिंदी लिटरेचर जो कि 1921 से 1925 ईस्वी में लाला सीताराम के द्वारा लिखा गया। बाह्य साक्ष्य के स्रोत की बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास में बाह्य साक्ष्य में कुछ रचनाएं मिलती है। उनमें है एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो कि कर्नल जेम्स टोड की है, काशी नागरी प्रचार सभा की रिपोर्ट बाबू श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु डॉक्टर हीरालाल और आचार्य शुक्ल की। उसके साथ में राजस्थान में हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की जो खोज है वो कौन करते हैं, मोतीलाल मेनारिया करते हैं। और नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है कि गोरखनाथ एंड कनफटा योगी जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था, वो लिखा गया था जॉर्ज वेस्टर्न ब्रिग्स के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें तो आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की पद्धतियां, यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो इनमें लेखन में कौन कौन सी पद्धतियां है वो इस्तेमाल की गई थी। तो सबसे पहली पद्धति आ जाएगी हमारी वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखक कवियों का परिचय वर्णमाला के क्रम के आधार पर देते थे। यानी वर्णमाला का क्रम कहे तो जो भी के अक्षर के नाम से शुरू होने वाले लेखकों के नाम थे उन्हीं के अनुसार के पहले उसके बाद में खे, इसी प्रकार है जो लेखकों है जो जीवन परिचय वो लिखा गया। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित प्रणाली इस प्रणाली है जो वर्णानुक्रम पद्धति है। उसको ध्यान में रखना है कि इतिहास लेखन की सबसे भद्दी एवं अविकसित प्रणाली है वो वर्णानुक्रम पद्धति को कहा जाता है। और इस पद्धति का प्रयोग है जो गासा दे तासी रचित ग्रंथ इस्तवार देला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी तथा शिव सिंह सेंगर रचित शिव सिंह सरोज में हुआ है। यानी वर्णानुक्रम पद्धति के द्वारा शिव सिंह सेंगर और जो गासा दे तासी है उन्होंने अपने इतिहास लेखन में इस पद्धति का उपयोग है जो किया था। इस पद्धति के दोष है कि इस पद्धति में लिखित इतिहास ग्रंथ साहित्य कोश के समान लगते हैं। यह पद्धति सर्वाधिक अनुपयोगी एवं दोषपूर्ण है। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कह दिया था कि हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की सबसे भद्दी और अनुपयोगी जो लेखन पद्धति है वो कौन है, वर्णानुक्रम पद्धति। नेक्स्ट जो पद्धति आएगी इतिहास लेखन की वो है काल अनुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति यानी काल के अनुसार कवियों का है जो परिचय व्यवस्थित लिखा गया था। इस पद्धति में कवियों तथा लेखकों का वर्गीकरण ऐतिहासिक तिथिक्रम के आधार पर किया गया। इस पद्धति पर रचित ग्रंथ है जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो कि जॉर्ज गिरिसन के द्वारा। उसके बाद में मिश्र बंधु विनोद जो है मिश्र बंधु द्वारा लिखी गई थी, उसमें भी वे काल अनुक्रम पद्धति का जो उपयोग करते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत जो दोष हैं तो ये दोष हैं कि युगीन परिस्थितियों तथा कवियों की प्रवृत्तियां हैं वो समान रूप से नहीं बैठती। नेक्स्ट जो पद्धति है वो है विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति की बात करें तो इस पद्धति के जनक है वो हिप्पोली एडोल्फ टेन है। इस पद्धति में साहित्य संबंधी आंकड़े एकत्रित करने के साथ साथ तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों तथा जातीय परंपराओं का विश्लेषण किया जाता था। इस पद्धति पर रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं गिरिसन है। यानी जो
डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है, वो हिंदी साहित्य की विधेयवादी पद्धति का जो जनक है वो किसको मानते हैं? गिरीशन को मानते हैं। और विधेयवादी पद्धति है जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति के जनक की बात करें तो कौन थे? हिप्पोली एडल्फ टेन थे। और इस पद्धति का सारा लेखक के ही हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट जो पद्धति आ जाएगी वो आ जाएगी वैज्ञानिक पद्धति। और इस पद्धति में इतिहास का निरपेक्ष रहकर तथ्यों का संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता अनिवार्य रूप से होती है। इस पद्धति पर रचित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो किनके द्वारा लिखा गया था? वो आचार्य गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। इसका पहला भाग 1964 में प्रकाशित होता है और दूसरा भाग है वो 1965 में प्रकाशित होता है। इस पद्धति के अनुसार भी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में यह पद्धति भी सर्वमान्य सिद्ध नहीं हुई है। नेक्स्ट जो पद्धति वो है समाजवादी या समाजशास्त्रीय पद्धति। यह पद्धति मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी पद्धति मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक पद्धति या फिर समाजशास्त्रीय पद्धति। इसमें कवियों और लेखकों का मूल्यांकन जनहित की कसौटी पर किया जाता था। इस पद्धति का जो प्रयोग है वो डॉक्टर विलोचन रामविलास शर्मा के द्वारा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया गया था। हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास है, ऐसा उनका ग्रंथ है। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में गासादे तासी है, वो कौन? गासादे तासी इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो ग्रंथ लिखते हैं, इसका प्रकाशन है जो प्रथम भाग 1839 ईस्वी में, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में, द्वितीय प्रकाशन संस्करण पहला व दूसरा भाग 1870 ईस्वी और तीसरा जो भाग है 1871 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। किसका ग्रंथ है? गासादे तासी का। कौन सा? इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ। इस ग्रंथ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस ग्रंथ का प्रकाशन है जो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कंपनी ग्रेट ब्रिटेन व आयरलैंड के द्वारा किया गया था। फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो किसके द्वारा? गासादे द्वारा तासी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसका नाम है इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 738 कवि शामिल किए गए, जिनमें से 72 कवि हिंदी के तथा 67 उर्दू के थे। यानी जो गासादे तासी द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ था उसमें कुल 738 कवि थे। इनमें से मात्र 72 कवि है जो हिंदी के थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा यह कथन कि किस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा? इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस ग्रंथ में हिंदी का प्रथम कवि है वो अंगद को माना गया तथा अंतिम कवि है वो हेमपत है। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में किया। इसका प्रकाशन है जो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने किया। इस ग्रंथ में 358 कवि शामिल किए गए थे, जिनमें से 220 कवि है वो हिंदी के थे। आगे बात करें डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवियों को काल क्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम में प्रस्तुत करना तथा काल विभाजन युगीन प्रवृत्तियों का अभाव और हिंदी उर्दू के कवियों का घुला मिला देना त्रुटिपूर्ण है। अनेक न्यूनताओं के होते हुए भी इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक के रूप में गासादे तासी को गौरव प्राप्त है। यानी हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में सर्वप्रथम जो प्रयास है वो किन्होंने किया था? गासादे तासी ने। दूसरा जो ग्रंथ आ जाएगा वो आ जाएगा मौलवी करीमुद्दीन का तज़किरा ई सूरा ई हिंदी, जो कि 1848 ईस्वी में लिखा गया। इस ग्रंथ में तासी के ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद किया। यानी जो मौलवी करीमुद्दीन थे इन्होंने गासादे तासी द्वारा लिखित इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ का जो उर्दू में अनुवाद किया गया। इस ग्रंथ में 1004 कवि शामिल किए गए, जिनमें से मात्र 62 कवि है वो हिंदी के हैं। कहीं पर इसके 60 भी लिखे हुए मिलते हैं। तासी ने अपने ग्रंथ में द्वितीय संस्करण में इस ग्रंथ का सारा लिया था।
कवियों के जन्म मरण के संबंध, उनके व्यक्तिगत जीवन तथा काव्य संग्रह के संबंध में निरूपण करने में इस ग्रंथ को आंशिक सफलता मिली है। यानी इस ग्रंथ को थोड़ी बहुत है जो सफलता है वो किन के लिए, कवियों का जो जन्म मृत्यु का है वो समय देखने के लिए मिली है। नेक्स्ट हम बात करें, जो नेक्स्ट ग्रंथ आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा मेषदत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, जो कि 1873 ईस्वी में लिखा गया। यह ग्रंथ कवियों का जीवन प्रस्तुत तो करता है किंतु एक व्यवस्थित साहित्य इतिहास की तरह नहीं लगता है, यानी इसको क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा गया। नेक्स्ट जो ग्रंथ आ जाएगा वो आ जाएगा शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया था। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1878 ईस्वी में हो चुका था, किंतु यह अव्यवस्थित तथा अपूर्ण होने के कारण इसका पुनः प्रकाशन द्वितीय संस्करण के रूप में 1883 ईस्वी में हुआ था। हिंदी में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ, प्रथम बन जाएगा कि हिंदी में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। इस ग्रंथ के लेखन में शिव सिंह सेंगर ने सर्वाधिक सामग्री का उपयोग कालिदास हजारा ग्रंथ से किया। इस ग्रंथ में भी काल विभाजन का कोई भी प्रयास है वो शिव सिंह सेंगर ने नहीं किया था। शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ को लिखने के लिए कालिदास हजारा ग्रंथ का है जो सहारा लिया था, और हिंदी साहित्य का जो प्रथम हिंदी में लिखा गया ग्रंथ है वो हो जाएगा शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज। आगे बात करें कि ताशी ने जहां अपने ग्रंथ में अंग्रेजी वर्ण क्रम का प्रयोग किया, वहीं पर शिव सिंह सेंगर ने कवियों का क्रम है वो हिंदी वर्ण क्रम एकार आदि में प्रयोग किया। यानी ताशी से उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा था अंग्रेजी भाषा या फ्रेंच भाषा में लिखा था, और उन्होंने जो कवियों का जो काल है विभाजन है वो है अंग्रेजी वर्ण अनुसार जो लिखा था, वहीं पर शिव सिंह सेंगर ने जो हिंदी वर्णमाला के अनुसार लिखा था। इस ग्रंथ में 1003 कवियों का वर्णन सभी हिंदी के हैं। यानी शिव सिंह सरोज की खास बात है कि इनमें जो भी कवि हैं वो हिंदी के लिए गए थे। इस ग्रंथ का प्रकाशन है वो नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को भी वृत्त संग्रह कहा। शिव सिंह सरोज में हिंदी की जड़ तक पहुंचने के लिए पुष्य या पुंड को प्रथम कवि के रूप में वर्णित किया। यानी शिव सिंह सरोज के अनुसार हिंदी का जो प्रथम कवि है वो कौन हो जाएगा, पुष्य या पुंड हो जाएगा। कवियों को शताब्दी के अनुसार अलग अलग करने का प्रयास भी किया गया। 687 कवियों की तिथियों का उल्लेख इस रचना में मिलता है। यानी 687 कवियों के जो जन्म और मृत्यु की तिथि है उनका उल्लेख है जो शिव सिंह सरोज ग्रंथ में मिल जाता है। आगे बात करें तो हिंदी इतिहास लेखन में जॉर्ज अब्राहम ग्रिश ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है जो 1888 ईस्वी में लिखी थी। यह पुस्तक है जो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के एक विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ का प्रथम है जो प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। यानी जो इस ग्रंथ का जो प्रथम प्रकाशन है वो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो एक पत्रिका है उसमें एक विशेषांक के रूप में जो प्रथम बार इसका प्रकाशन है वो होता है। 1889 ईस्वी में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसका पुनः प्रकाशन है जो गिरीश ने अपने इतिहास लेखन में पुनः प्रकाशन होता है, और गिरीश ने अपने इतिहास लेखन में सर्वाधिक सामग्री है वो शिव सिंह सरोज से लिए। यानी जो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन थे उन्होंने शिव सिंह सरोज का सहारा लिया, और शिव सिंह सरोज ने जो कि कालिदास हजारा का सहारा लिया। इस प्रकार ये जो आगे से आगे ये अपने ग्रंथों का सहारा लेते गए और अपने जो इतिहास ग्रंथ लिखते गए। गिरीश ने प्रथम बार साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन का प्रयास किया। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि हिंदी साहित्य इतिहास में लेखन में प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास है वो किन्होंने किया था और कौन से ग्रंथ में किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरीश ने किया था, और उन्होंने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया था। इस ग्रंथ में कवियों की संख्या कितनी थी, 252, जिसमें से 886 कवि है वो किससे लिए गए थे, शिव सिंह सरोज के ग्रंथ से लिए गए थे, तथा 66 कवि है जो गिरीश ने नए जोड़े। गिरीश ने अपने ग्रंथ को 12 अध्यायों में विभक्त किया है जो कि इस प्रकार है। यानी शिव सिंह सरोज ने अपना जो ग्रंथ है उसको 12 काल खंडों में विभाजित किया। सबसे पहले वे करते चारण काल जो कि 700 से 1300 ईस्वी, उसके बाद में 15 शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार,
तुलसीदास, रीतिकाल या रीतिकाव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति काल, महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान, कपनिक के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी और विविध है, जो कि इस प्रकार से ग्रियर्सन ने जो अपना जो ग्रंथ है उसको है वो 12 भागों में विभाजित किया। आगे बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम अध्याय चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों का उल्लेख किया है। यानी जो प्रथम अध्याय था उसमें चारण काल के अंतर्गत उन्होंने 9 कवि रखे थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला कवि था पुष्य या पुंड, खुमान, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज और सारंगधर है वो कवि थे। इस ग्रंथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा वृत्त संग्रह कहा। यानी जो ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ था उसको बड़ा वृत्त संग्रह किन्होंने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस ग्रंथ को डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा। किन्होंने? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? जो हो जाएगा हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रथम है जो ग्रंथ हो जाएगा। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1557 ईस्वी में इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया, जिसका प्रकाशन हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से किया गया। नेक्स्ट बात करें तो इस ग्रंथ में प्रथम बार भक्ति काल को हिंदी का श्रवण युग का, इस ग्रंथ में प्रथम बार रीति काव्य शीर्षक का भी उल्लेख है वो जो हमें देखने को मिलता है। इस ग्रंथ के दोष हैं कि 14वीं शताब्दी का उल्लेख है जो इस ग्रंथ में नहीं मिलता है। साहित्य इतिहास लेखन में वैज्ञानिक कालक्रम और नामकरण का अभाव है। अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण काल विभाजन न कह करके काल शीर्षक मात्र कहा जाना चाहिए। जो नेक्स्ट ग्रंथ आ जाएगा वो आ जाएगा मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया मिश्र बंधु विनोद, जो कि 1913 ईस्वी में लिखा गया। प्रकाशन है जिसका प्रथम, दूसरा, तृतीय भाग है, तीनों भाग है वो 1913 ईस्वी में होता है और इसका चौथा भाग है जो 1934 ईस्वी में होता है। इसके लेखक है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, जिनको हम मिश्र बिंदु कहते हैं, मिश्र बंधु कहते हैं। इस ग्रंथ में इति वर्तमात्मक तथा तुलनात्मक पदंशी कवियों का वर्णन किया गया है। यानी कौन सा ग्रंथ है जिसमें कवियों का वर्णन है जो इति वृत्तात्मक तथा तुलनात्मक पदंश से किया गया था, वो हो जाएगा हमारा मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद जो 1913। आगे बात करें इतिहास का इति वर्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। यह ग्रंथ परंपरागत रूप से लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहलाता है। यानी परंपरा के अंतर्गत लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो क्या कौन सा कहलाता है? वो मिश्र बंधु विनोद कहलाता है। आगे बात करें तो मिश्र बंधुओं ने अपभ्रंश को भी हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल किया। इस ग्रंथ में 4591 कवियों का उल्लेख है। यानी इस ग्रंथ में जो मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद है उसमें 5000 कवियों का उल्लेख है। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा भारी वृत्त संग्रह भी संज्ञा दी है। आगे बात करें इस ग्रंथ को आचार्य शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में की पूर्व पट्टिका भी कहा जाता है। कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित और सम्यक आरंभ मिश्र बंधु विनोद से होता है। ये कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। इस ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभक्त किया था। यानी इसे जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं में काल विभाजन का प्रयास किया और उन्होंने काल विभाजन है जो 5 भागों में किया। उन्होंने कहा आरंभिक या प्रारंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, माध्यमिक काल को भी पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत और परिवर्तन काल को भी उन्होंने परिवर्तन काल कहा और उसके बाद में वर्तमान काल। आगे बात करें कि नोट मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है तथा उसकी समय अवधि विक्रम संवत 1681 से 1889 बताई है। महत्वपूर्ण हो जाएगा ये कथन। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नाम से 1910 में एक रचना लिखी जिसमें देव और बिहारी विवाद को जन्म दिया जो आगे 10 वर्षों तक चला रहा।
नामकरण एक ही पद्धति पर नहीं है। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य में स्थान दे देना ये इन मिश्र बंधुओं के ग्रंथ का प्रमुख दोष है। आगे हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आ जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1929 ईस्वी में लिखते हैं, इस ग्रंथ का प्रथम परिचय नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जनवरी 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से मिला है। 1929 ईस्वी के मध्य से एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामचंद्र वर्मा थे। आगे बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो 1905 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर के संपादन से जुड़े और काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में होती है। 1940 ईस्वी में शुक्ल जी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का पुनः प्रकाशन संशोधित परिवर्तित रूप में हुआ था। आगे बात करें तो आचार्य शुक्ल ने विद्यावादी प्रवृत्ति एवं फ्रेंच विद्वान टैन का अनुसरण करते हुए इतिहास लेखन किया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपना इतिहास लेखन है वो विद्यावादी प्रवृत्ति के अनुसार किया और फ्रेंच के विद्वान थे टैन का अनुसरण करते हुए इसका इतिहास लेखन कार्य किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति काम में ली, अर्थात उन्होंने काल विभाजन करते हुए प्रत्येक काल के दो नाम बताए। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार है। सबसे पहले आदिकाल, और आदिकाल को ही उन्होंने वीर गाथा काल कहा जो कि विक्रम संवत 1050 से 1375 ईस्वी मानते हैं। आगे वो बोलते हैं भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, उसका जो समय है विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी। रीतिकाल या उत्तर मध्य काल विक्रम संवत 1700 से 1900 ईस्वी। और आधुनिक काल या गद्य काल इसको है विक्रम संवत 1900 से वर्तमान तक है। जो शुक्ल जी का है वो हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन है, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वमान्य काल विभाजन है, इसी को माना जाता है। साथियों आगे बात करें तो आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल को दो भागों में विभाजित किया, जो कि पहला अपभ्रंश या प्राकृत भाषा 1050 ईस्वी से 1200 विक्रम संवत, और वीर गाथा काल है जो 1200 से 1375 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल खंड को वीर गाथा काल नाम देने के पीछे 12 ग्रंथों का आधार माना। वो 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं साथियों? तो वो 12 ग्रंथ हो जाएंगे हमारे खुमान रासो जो कि दलपति विजय द्वारा रचित है, परमा रासो जगनी के द्वारा, बिसलदेव रासो नरपति नाले, विजयपाल रासो नल सिंह, हमीर रासो जोधराज या सारंगधर के द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, कीर्ति लता विद्यापति कीर्ति पता का विद्यापति, और पदावली विद्यापति की, जयमक जसचंद्रिका मधुकर भट्ट के द्वारा, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार के द्वारा, और अमीर खुसरो की मुकरिया अमीर खुसरो के द्वारा है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 12 ग्रंथों का सहारा लिया और इन 12 रत्नों के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के आदि काल को है वीर गाथा काल का नाम दिया था। वीर गाथा काल नाम देने के पीछे जिन 12 ग्रंथों को आधार बनाया था, इनमें से आचार्य शुक्ल ने किन की रचनाओं को अपभ्रंश की कोटि में रखा, वो थी कीर्ति लता, कीर्ति पताका, हमीर रासो और विजयपाल रासो। सभी रचनाओं को देश भाषा काव्य में रखा था। इन 12 ग्रंथों में से जयमक जसचंद्रिका तथा जयचंद प्रकाश ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने नामकरण में 12 ग्रंथ लिए थे, उनमें से जयमक जसचंद्रिका तथा जयचंद्र प्रकाश का ग्रंथ अनुपलब्ध है। इसका उल्लेख बीकानेर के कवि दयालदास खींची रचित राठौड़ारी ख्यात रचना में मिलता है। क्वेश्चन बन जाएगा दयालदास खींची द्वारा रचित है कौन सी रचना है? वो है राठौड़ारी ख्यात। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में 1000 कवियों और रचनाकारों का उल्लेख किया, यानी 1000 कवियों का जो उल्लेख है हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने एक इतिहासकार की तरह न करते हुए एक सम आलोचनात्मक दृष्टि से की है। इस ग्रंथ की रचना में शुक्ल जी ने केदारनाथ पाठक का विशेष आभार व्यक्त किया है। वे धन्यवाद को आजकल की एक बदनामी समझते हैं, यह कथन शुक्ल जी ने केदारनाथ पाठक के संबंध में कहा था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को लेखन में शुक्ल जी ने केदारनाथ पाठक का जो आभार व्यक्त किया था, लेकिन वो धन्यवाद देने के बाद में केदारनाथ पाठक है वो बदनामी समझते थे, इसलिए
वे धन्यवाद को भी आजकल एक बदनामी समझते हैं। ये कथन है वो केदारनाथ के बारे में किन्होंने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपने ग्रंथ में शुक्ल जी दास जी शब्द को प्रयोग भिखारी दास के लिए करते हैं, यानी दास जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जहां पर भी दास शब्द का प्रयोग किया है वह किन के लिए किया है? भिखारी दास के लिए। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आगे भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कीर्ति लता के संबंध में ये कथन है कि इस पुस्तक की भाषा है जो कवि है इसमें स्वयं अवट कहते हैं, लेकिन इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा का भी प्रयोग होता है। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। जिसमें एक दोहा है वह देसिल बयाना सब जग मीठा ते सहु जपहु अवहटा। कीर्तिलता अवट को देसिल बयाना कहा विद्यापति ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रस मीमांसा आलोचनात्मक ग्रंथ है। भरमर गीत सार का संपादन करते हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह, इसमें 4 भाग हैं। जायसी तुलसी सूरदास पर निबंध जो कि त्रिवेणी नाम से लिखे, और पद्मावत के खंडों 57 का नामकरण भी उन्होंने किया है। आगे बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आ जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में लिखा गया है। इस ग्रंथ में काल विभाजन करते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी के प्रथम काल खंड को संधि चारण काल कहा, यानी आदि काल या वीर गाथा काल जिसको रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, उसी को है राम कुमार वर्मा है वो संधि या चारण काल कहते हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार है कि संधि काल 750 ईस्वी से 1000 विक्रम संवत, और चारण काल है जो 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीति काल 1700 से 1900, और आधुनिक काल है जो 1900 से वर्तमान तक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया और संपूर्ण काल 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी माना। संधि काल, भक्ति काव्य, चारण काल, राम काव्य, भक्ति काव्य की अनुक्रमिका कृष्ण काव्य और प्रेम काव्य नाम से है, जो राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया था। अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की 1000 वर्ष की काला अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया, यानी राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक का ही इतिहास का लेखन कार्य किया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि व स्वयंभू को माना, जिसका समय 693 ईस्वी बताया। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन हो गया? वो हो गया स्वयंभू। आगे बात करें तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। द्विवेदी जी के हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से 3 ग्रंथ लिखे थे। वो तीनों ग्रंथ किसके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इतिहास लेखन में समाज शास्त्रीय पद्धति में किया या प्रयोग किया, यानी कौन सा लेखक है जिन्होंने अपना इतिहास लेखन है वो समाज शास्त्रीय पद्धति में किया था? तो हो जाएंगे हमारे द्विवेदी जी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार काल जो विभाजन है वो इस प्रकार रहने वाला है कि आदि काल को वो मानते हैं 1000 से 1400 ईस्वी, भक्ति काल को 1400 से 1600 ईस्वी, रीति काल को 1600 से 1800 ईस्वी और आधुनिक काल को 1800 से 1950 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका में साहित्य के विभिन्न स्वरूपों के विकास का विराट रूप से वर्णन 10 रूपों में किया गया। हिंदी साहित्य, भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास, संत मत, भक्तों की परंपरा, योग मार्ग और संत मत, मध्य युग के संतों का स्वाभाविक विकास, भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व और रीति काल, और उसके बाद में अंतिम आ जाएगा उपसंहार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम इतिहासकार है जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक मान्यताओं या धारणाओं का है जो विरोध किया था। आगे बात करें कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कि कॉलेज लेक्चर
2022 की परीक्षा में पूछा गया है। यह कथन है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। साधारणतः ईस्वी की 10वीं सदी से लेकर के 14वीं शताब्दी के काल को ही हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जा सकता है। आगे बात करें डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नागेंद्र ने स्वयं का कोई साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन नहीं किया, केवल एक पुस्तक के रूप में सभी प्रमुख साहित्यकारों का सार संग्रह एकत्रित किया है। डॉक्टर नागेंद्र ने काशी नागरी प्रचार सभा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के 16वें खंड में से 3 खंडों का संपादन किया था। यानी डॉक्टर नागेंद्र जी ने काशी नागरी प्रचार सभा के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास वृहद इतिहास लिखा गया था, उनके 16 खंडों में से केवल 3 खंडों का जो संपादन है वो किन्होंने किया था? डॉक्टर नागेंद्र ने। भाग 6 में वो रीतिकाल या रीतिबद्ध है। उसके भाग 10 में उत्कृष्ट काल, काव्य या छायावाद, और जो एक है भाग 15 जो अंतर भारतीय हिंदी साहित्य राहुल सांस्कृतिक के साथ मिलकर के उन्होंने जो संपादन किया था। इस ग्रंथ के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। इस ग्रंथ के अंतिम भाग 16वां का शीर्षक है हिंदी का लोक साहित्य। इसके संपादक है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय और राहुल सांस्कृत्याय। डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन व नामकरण इस प्रकार है कि आदिकाल है वो 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, रीतिकाल है जो 17वीं शताब्दी से मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य तक, और आधुनिक काल है 19वीं शताब्दी मध्य से वर्तमान तक। आधुनिक काल का विभाजन है वो पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी, जागरण काल द्विवेदी काल 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी, छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी तक, और नवलेखन काल है जो 1953 ईस्वी से अब तक। डॉक्टर नागेंद्र को रस सिद्धांत या विवेचन पर 1965 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो मिला था। किस सिद्धांत पर? विवेचन पर, रस के सिद्धांत का विवेचन पर 1965 ईस्वी में जो डॉक्टर नागेंद्र जी को है जो हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। आगे बात करें तो अन्य प्रसिद्ध साहित्य इतिहास ग्रंथ, यानी हिंदी साहित्य इतिहास के इन ग्रंथों के अलावा और कौन कौन से जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो हैं। तो पहला आ जाएगा हमारा हिंदी कोविद रत्नमाला, जिसका प्रथम भाग 1909 ईस्वी और दूसरा भाग है जो 1914 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास का दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी काव्यधारा राहुल सांस्कृत्यायन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर देवराज उपाध्याय। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आगे बात करें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो कि गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया, इसका प्रथम भाग 1964 में और दूसरा भाग 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास है जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी का स्पष्टवादी आलोचक भी हैं वो नंदुलारे वाजपेयी कहे जाते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदयनाथ तिवारी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है वो डॉक्टर बचन सिंह। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदनान। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे 2003। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास आचार्य सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का ओजल नारी इतिहास मिर्जा माधव। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाद। हिंदी साहित्य विमर्श पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास डॉक्टर वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य की कहानी डॉक्टर प्रभाकर माचवे। अब हम बात करेंगे आदिकाल के बारे में। साथियों, अगर कक्षा थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगभग हमारा 45 मिनट का व्याख्यान हो चुका है और अब हम अध्ययन करेंगे आदिकाल के बारे में। लगभग इसमें भी अभी हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय वो जाने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आदिकाल। आदिकाल का जो समय है वो माना जाता है 1050 से 1375 ईस्वी।
विक्रम संवत और 993 से 1318 ईस्वी तक। आदिकाल का जो नामकरण है उनके बारे में आदिकाल किन्होंने किया, आदिकाल को आदिकाल है वो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रारंभिक या आरंभिक काल मिश्र बंधु कौन कौन थे, श्याम सुखदेव और गणेश। प्रारंभिक काल या शून्य काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। सिद्ध या सामंत युग राहुल सांस्कृत्यायन। चारण काल गिरियसन। संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बीजवान काल या बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अंधकार काल कमल फूल श्रेष्ठ। अपभ्रंश काल गुलेरी डॉक्टर बचन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा है जो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहते हैं। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल और आधार काल है वो डॉक्टर सुमन राजे हैं जो आदिकाल को आधार काल कहते हैं। आगे बात करें तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरापा सर्वमान्य मत है और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है वो सर्वाकाचार है, वो किसके द्वारा लिखी गई, देवसेन के द्वारा। हिंदी का प्रथम कवि और उनके मानने वाले इतिहासकार, यानी हिंदी के प्रथम कौन कौन कवि है और उनको कौन कौन मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुंज या राजा भोज है वो हिंदी के प्रथम कवि है। चंद्रदास शर्मा के अनुसार राजा मुंज। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान या रहमान। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन किसको, सिद्ध सरापा को या सरपाद को है जो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं, हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और ये ही सर्वमान्य मत है। शिव सिंह सेंगर है पुष्य या पुंड को मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को और डॉक्टर बचन सिंह है वो विद्यापति को है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है जो सर्वमान्य मत है वो देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार है जो 933 ईस्वी में लिखी गई थी। इस रचना में 250 दोहों में श्रावक धर्म के आचार विचार का वर्णन है। आदिकाल का साहित्य विभाजन, यानी जो आदिकाल का साहित्य है उनको कितने भागों में, अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, राजसो साहित्य या वीरगाथात्मक काल, रास साहित्य या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, फुटकर साहित्य, लौकिक साहित्य या आदिकालीन गद्य। फुटकर साहित्य में हो जाएगी विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, ढोला मारो रादुआ, कवि कलोल, कुशल लाभ, राहुलवेल, रोडाचारण राहुलवेल, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो दामोदर कवि द्वारा लिखी गई। फुटकर साहित्य में किनके, विद्यापति, अमीर खुसरो और अब्दुल रहमान। वहीं पर ढोला मारू रादुआ, कवि कलोल, कुशल लाभ, राहुलवेल या रोडाचारण की और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो दामोदर कवि द्वारा रचित हैं। आगे बात करें तो रासो साहित्य। अब हम शुरू करते हैं आदिकाल में रासो साहित्य। रासो साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति गासा दैतासी है वो राजसूय या राजसु शब्द से उत्पत्ति मानते हैं। इसका आधार क्या लेते हैं, पृथ्वीराज रासो को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन शब्द से मानते हैं। इसका आधार लेते हैं बिसलदेव रासो को। 1212 संवत 1272 मंझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाले रसायन आरंभ भई शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। ये किनका दोहा है, नरपति नाले द्वारा रचित है। आगे बात करें कि कवि राजा श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल है वो रासा शब्द की उत्पत्ति है वो रैसे शब्द से मानते हैं। वहीं पर पंडित हर्षप्रसाद शास्त्री है वो राजयत शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा और नंद दुल्ले वाजपेयी है जो राज शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त तथा माता प्रसाद गुप्त है वो रासक शब्द से उत्पत्ति मानते हैं और उसका आधार है वो संदेश रासक को बताते हैं। वहीं पर नरोत्तम दास स्वामी है वो रसिक शब्द से है जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। आगे बात करें रासो साहित्य की प्रवृत्तियां, यहाँ से प्रश्न बनने चालू हो जाएंगे साथियों। वीर तथा श्रृंगार रस का सांगोपांग चित्रण है। रासो साहित्य में जो वीर रस और श्रृंगार रस का सांगोपांग चित्रण है। ऐतिहासिकता का अभाव है इस ग्रंथों में, युद्धों का सजीव चित्रण किया हुआ है। पिंगल तथा डिंगल भाषा में इसका लेखन किया है, यानी इन ग्रंथों को लिखने में डिंगल तथा पिंगल भाषा का प्रयोग किया। पिंगल भाषा कौन सी हो जाएगी,
ब्रज प्लस पूर्वी राजस्थानी, और डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थानी जो भाषा है वो हो जाएगी। लोक जीवन से उत्तर साहित्य है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, प्रस्तुति वायु की प्रधानता है, यानी इन जो रासो ग्रंथों की प्रधानता है वो है आश्रयदाता है उनकी प्रशंसा करना, उसके काव्य करना। कल्पना की अतिशयता है, यानी कल्पना है इसमें बढ़कर भरी हुई। सौंदर्य तथा वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण है। प्रकृति का आलम्बन तथा उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण है। विविध छंद अलंकारों का प्रयोग है, यानी इन रासो साहित्य में विविध अलग अलग प्रकार के छंद और अलंकारों का प्रयोग है। प्रबंध काव्यों की प्रधानता है। सीमित मात्रा में वीर्य तथा प्रेम निरूपक लघु काव्यों का जो सर्जन है किया गया। अब सबसे पहला जो रासो साहित्य में है वो आ जाएगा, हमारा ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो है जो किनके द्वारा लिखे गए साथियों, चंद्रवर्दाई के द्वारा। इसका कालक्रम हजारी प्रसाद द्विवेदी इस ग्रंथ को 12वीं शताब्दी का रचना मानते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी है जो रासो पृथ्वीराज रासो को 12वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त है इसे 14वीं शताब्दी की, अधिकतर विद्वान इसे 13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। 69वां समय अध्याय में विभक्त रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि चंद्रवर्दाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं तथा इनका पृथ्वीराज रासो है जो हिंदी का प्रथम काव्य या महाकाव्य है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का जो प्रथम महाकवि है वो कौन है, चंद्रवर्दाई, और चंद्रवर्दाई का पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है वो हिंदी का प्रथम काव्य मानते हैं। चंद्रवर्दाई का मूल नाम बलिमय है। वीर तथा श्रृंगार रस इस ग्रंथ के अंगिरस है, यानी पृथ्वीराज रासो में वीर रस तथा श्रृंगार रस के अंगिरस है। छंदों का वैविध्य होते हुए भी इसमें छप्य की प्रधानता है। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवर्दाई को छप्य का राजा कहा है, यानी चंद्रवर्दाई को छप्य का राजा की जो उपाधि वो किसने दी थी, शिव सिंह सेंगर ने। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधु कहते हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवर्दाई को ही कहा जा सकता है। आगे बात करें कि कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में पृथ्वीराज रासो को सांगोपता नाम से संबोधित किया है। संयोगिता डॉक्टर वुलर को कश्मीर के संस्कृत कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय की एक खंडित प्रति मिली जिसके शंख स्वर तथा घटनाएं पृथ्वीराज रासो से मेल नहीं खा रहे थे। अंत उन्होंने सर्वप्रथम इस ग्रंथ को संदिग्ध मानते हुए अप्रमाणिक कहा। यानी पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के बारे में सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाले कौन थे, वो थे डॉक्टर वुलर। इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ और कहने की जगह नहीं है कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इससे आगे बढ़कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है वो भी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को जाली ग्रंथ मानते हैं। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं यह मान लेने में किसी को आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है, इसमें बहुत अधिक प्रकोट होने के कारण उसका रूप विकृत अवश्य हो गया है। यह कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे बात करें तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो के हमें 4 संस्करण मिलते हैं, जिसका प्रथम संस्करण जो वरदर्ज संस्करण 69वां समय है। इसमें 16,306 छंद हैं। काशी नागरी प्रचार सभा से इस ग्रंथ की 1585 ईस्वी में प्रकाशित वर्ती के आधार पर संपादन किया गया। दूसरा जो संस्करण है उसमें 7,000 छंद है और तीसरा संस्करण है जिसमें 3,500 छंद है और आगे जो चौथा संस्करण है उसमें 1,300 छंद है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा प्रमाणित मूल रासो है वो किसे मानते हैं, चौथे संस्करण को ही ये पृथ्वीराज रासो को मूल और प्रमाणित मानते हैं। रासो की प्रामाणिकता के संबंध में 3 मत है। इसमें जो रासो साहित्य है उसको प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं और प्रमाणिक और अप्रमाणिक कौन कौन मानते हैं। तो अप्रमाणिक मानने वाले में डॉक्टर वुलर, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, कवि राजा श्यामल दास, गौरीचंद्र शंकर हीराचंद ओझा, मुरारा दीन और मुंशी देवी प्रसाद है वो पृथ्वीराज रासो को है अप्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगरचंद नाहटा, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजीन विजय है वो चारों अजय अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और प्रमाणिक की बात करें तो जेम्स टोड, मिश्र बंधु, गिरियसन, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय ये जो है कि प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक में हजारी ने अगर आदि मथुरा प्रसाद दीक्षित सुनी तो मुनि बन जाएगा, ये ठीक है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहा है
यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये कथन किसका है? बचन सिंह का। किसके बारे में? पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी स्वाद में रचित अंश को ही प्रमाणिक माना, शेष अंश को प्रसिद्ध मानते हैं। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो सुख सुखी स्वाद है जो पृथ्वीराज रासो में लिखा गया था वो ही केवल प्रमाणिक है। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए अनंत संवत की परिक्रमा प्रस्तुत की। उनके अनुसार रासो में वर्णित समय में 90 वर्ष जोड़ देने से यह ग्रंथ है जो प्रमाणिक सिद्ध हो जाता है। पृथ्वीराज रासो के 57वां समय को रासो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। 57वां जो समय वो है कैमास वध। कैमास वध को पृथ्वीराज रासो का है जो महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो का उत्तरार्ध चंद के पुत्र जलन द्वारा रचित माना जाता है। इसी संबंध में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि पुस्तक जलन हाथ दे गेय गजन नृपकाज। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने के मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं? पृथ्वीराज रासो की माता का नाम कपूरी था जो रासो में कमला नाम से वर्णित है। पृथ्वीराज रासो में परमार, चालुक्य और चौहान अग्निवंशी बताए गए हैं जो बाद में सूर्यवंशी प्रमाणित हुए। रासो में पृथ्वीराज चौहान के 14 विवाहों का वर्णन है जो पृथ्वीराज के जीवन काल से मेल नहीं खाता। ये जो कथन है वो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने के मुख्य कारण है। पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु भी इतिहास संगत नहीं है। पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध इतिहास संगत नहीं। इस ग्रंथ की चर्चित जो पंक्तियां है वो है मनहु कला शशि भान कला सोरे सो बनिए। ये संगत वर्णन है बजिए घोर निशान राज चौहान 14। इस ग्रंथ के महाकाव्यों की श्रेणी में विकसनशील महाकाव्य कहा जाता है। बाबू गुलाब राय ने इस ग्रंथ को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा संयुक्त अक्षरमय अनुस्वर अंत प्रवृत्ति मिलती है जिसमें यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। ये कौन कहता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है जो पृथ्वीराज रासो को 12वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं और वो कहते हैं कि भाषा संयुक्त अक्षरमयी है और उसके अनुस्वार अंत है प्रवृत्ति मिलती है जिसमें ये 12वीं शताब्दी की ग्रंथ है वो सिद्ध होता है। रासो ने तो चंद्र ने लिखा है और न ही पृथ्वीराज के समय इसकी रचना हुई है, कवि राजा श्यामल दास कहते हैं। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय 61वां समय है जो कि कनवज युद्ध का समय है। पृथ्वीराज प्लस जयचंद के मध्य युद्ध होता है। पृथ्वीराज रासो का अंतिम समय है जो 69वां समय है जिसमें महोबा का युद्ध का समय कहा जाता है। आगे बात करें तो रासो साहित्यों में परमार रासो आता है जो कि जंगनिक के द्वारा लिखा गया है। ये सर्वाधिक प्रमाणिक रासो ग्रंथ है वो कहलाते हैं। कालिंजर के राजा परमर्दी देव और उनके 2 वीर सेनापति आला और उद्दल की वीरता के प्रसंग को इस रचना में विषय बनाया गया है। यानी रासो ग्रंथों में सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ है वो परमार रासो है जो किनके द्वारा रचित है? जगनिक के द्वारा। और जगनिक के द्वारा लिखे गए परमार रासो में किसका वर्णन है? कालिंजर के राजा परमर्दी देव और उनके 2 वीर सेनापति आला और उद्दल की वीरता का है जो प्रसंग लिखा गया है। आचार्य शुक्ल है ये तो गुंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। यह ग्रंथ अपने मूल रूप में गेय शैली में था क्योंकि आला वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला उस क्षेत्र का राग था। फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने इसका संपादन 1865 ईस्वी आला खंड के नाम से किया था। अब आपसे प्रश्न बनता है कि आला खंड के नाम से कौन सा ग्रंथ जाना जाता है तो वो हो जाएगा परमाल रासो। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका संपादन परमार रासो के नाम से किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रचना को भी अप्रमाणिक मानते हैं। यानी परमार रासो को अप्रमाणिक मानने वाले कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस ग्रंथ के बारे में एक प्रसिद्ध दुआ है कि 12 बरस लो कुकर जिए, 13 बरस लो जिए सिनार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। यह उक्ति है कि ग्रंथ के लिखी गई है परमार रासो के बारे में। रासो ग्रंथ की श्रेणी में आगे हमारा आ जाएगा बिसलदेव रासो जो कि नरपति नाले द्वारा रचित हैं जो कि विक्रम संवत 1212 में लिखा गया और इसका प्रसिद्ध दोहा है संवत 1272 मंझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाले रसायन आरंभ भई शारदा टूटी बहन कुमारी। इस ग्रंथ में बिसलदेव विग्रहराज चौहान तथा रानी राजमती नायक नायिका के रूप में वर्णन है। यानी इस ग्रंथ में बिसलदेव यानी विग्रहराज चौहान तथा रानी राजमती का जो नायक नायिका रूप वर्णन है। इस ग्रंथ का संपादन है जो माता प्रसाद गुप्त तथा अग्रसेन नाहटा द्वारा किया गया था। यह ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त था। बिसलदेव रासो है जो 4 खंडों में
विभक्त है। प्रथम खंड है बिसलदेव व राजमती का विवाह। दूसरे खंड में राजमती से रूट करके बिसलदेव का उड़ीसा चले जाना। तीसरे जो खंड में राजमती का वीर्य वर्णन तथा बिसलदेव का उड़ीसा से लौटना। और चौथे जो खंड में राजा भोज द्वारा अपनी पुत्री राजमती को मालवा ले जाना और बिसलदेव द्वारा रूठी हुई राजमती को मना करके वापस लाना है, जो है कि इसकी मुख्य है जो रचना है। विशेषता की बात करें बिसलदेव रासो के बारे में तो नरपति नाले द्वारा रचित विशेष बिसलदेव रासो में आचार्य शुक्ल ने इसे प्रथम वीर काव्य कहा। प्रथम वीर काव्य किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसलदेव रासो को। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि बिसलदेव रासो में ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है और वीर रस का किंचित आभास मात्र है। 12 मासा पद्धति में वीर्य का वर्णन प्रथम बार इस ग्रंथ में देखने को मिला। 12 मासा पद्धति का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? वो तो सर्वप्रथम बिसलदेव रासो में। बिसलदेव रासो हिंदी का प्रथम गेय पद काव्य माना जाता है। बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है नरपति नाले द्वारा रचित, यह हिंदी का प्रथम गेय पद काव्य माना जाता है। आगे बात करें तो रासो साहित्य में हमारा अगला ग्रंथ आ जाएगा, वो है हमीर रासो, जिसके रचित है जोधराज या सारंगधर। इसकी रचना है वो विक्रम संवत 1414 ईस्वी में की गई। विक्रम संवत 1414। यह ग्रंथ अनुपलब्ध है, किंतु लक्ष्मीधर रचित प्राकृत पैंगलम ग्रंथ में हमीर रासो से संबंधित 8 छंद मिले हैं, जिनके आधार पर इस रासो ग्रंथ की परिकल्पना की गई है। इस ग्रंथ में चौहान वंशीय हमीर का वर्णन है। पंडित राहुल संस्कृतायन ने हमीर रासो के छंदों को जजल कवि रचित बताया है। यह रचना मूलतः अपभ्रंश में लिखी गई थी। जो रासो ग्रंथ की श्रेणी में 5वां ग्रंथ आ जाएगा वो है खुमान रासो, जो कि दलपति विजय द्वारा लिखित है। इस ग्रंथ में राव खुमान से लेकर के राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामून तथा चित्तौड़ के राव खुमान के मध्य युद्ध का भी वर्णन है। इस रचना का रचनाकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 9वीं शताब्दी माना है, किंतु अधिकतर विद्वान इसे है जो 17वीं शताब्दी की भी रचना है वो मानते हैं। आगे बात करें विजयपाल रासो, जो कि नरहरि सिंह भाट के द्वारा लिखी है। यह रचना मूलतः अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। इसके 42 संधि उपलब्ध हैं। विजयगढ़ करौली के राजा विजयपाल तथा राजा पंग के मध्य युद्ध का वर्णन है। आगे चलते हैं। आगे आ जाएगा हमारा सिद्ध साहित्य। सिद्धों का उद्भव बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ है। सिद्ध संख्या में 84 थे, जिनका साहित्य तथा विचारधारा केवल आदि काल ही नहीं भक्ति काल का निर्गुण धारा की भूमिका भी निर्धारित करता है। यानी सिद्धों का जो उद्भव है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ है और सिद्ध संख्या में कितने थे? 84 थे, और जिनका साहित्य तथा विचारधारा केवल आदि काल ही नहीं भक्ति काल की निर्गुण धारा की भूमिका निर्धारित करता है। 84 सिद्धों में 4 योगिनी या महिला सिद्ध थे। यानी 84 सिद्ध थे। सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध थे। 84 सिद्धों में से महिला योगिनी कितनी थी? वो 4 महिला सिद्ध थी। इनके नाम थे लक्ष्मीकरा, कनकलापा, मेघलापा और मणिभद्रा। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य में अटपटी वाणी, उल्ट बातें आती हैं। तंत्र साधना पर ये बल देते हैं। देवी तारा की उपासना करते हैं। यानी ये सिद्धों की मुख्य देवी कौन है? तारा। शिव और शक्ति के युगल रूप की पूजा करते हैं। यानी शिव और शक्ति यानी शिव और पार्वती की है जो युगल रूप से ये पूजा करते हैं। जाति प्रथा तथा वर्ण भेद का निषेध और बौद्ध धर्म का इन पर प्रभाव पड़ता है। ब्राह्मण या वैदिक धर्म का विरोध करते हैं। संज्ञा भाषा में लिखे गए ये ग्रंथ है। पंचमकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। पंचमकार यानी मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा और मैथुन का ये है जो विरोध करते हैं। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? महापंडित राहुल सांस्कृतायन का सिद्ध साहित्य के बारे में यह कथन है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की ही उपज है। जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वचारिता पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए उन सिद्धों की वाणी ने सजीवनी बूंटी का काम किया। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। सिद्धों के बारे में महत्वपूर्ण कथन है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अंत शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धनाथ तथा योगियों की रचनाओं के बारे में यह कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अंत शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वे साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। आगे सिद्धों के बारे में महत्वपूर्ण कथन है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं में परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। ये कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों में जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं में परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की है जो रूपरेखा तैयार हुई। सिद्धों में सबसे पहले आ जाएंगे सरपा, जिसके हैं ग्रंथ है चर्या गीत। सिद्धों में सर्वाधिक प्राचीन सरपा या सरपाद माना जाता है। सिद्ध सरपा का समय राहुल सांस्कृत्यायन ने 769 ईस्वी माना है जो कि सर्वे मान्य है। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने सरपा का समय 733 ईस्वी माना है, विक्रम संवत 690 ईस्वी, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो राहुल सांस्कृत्यायन का है 669 ईस्वी जो कि सरपा को समय माना जाता है। और सिद्धों में सरपा का अन्य नाम सरोज वर्ज या राहुल भद्र भी है। सिद्ध सरपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है, यानी सिद्ध सरपा है उनकी जो रचना है वो है दोहा कोश, लेकिन उन्होंने चर्या गीत की भी रचना की थी। हिंदी में आगे जाकर दोहा चौपाई शैली का विकास दोहा कोश के आधार पर हुआ था। दोहा कोश में सिद्धों की साधना के छंदों के साथ उनकी रहस्यवादी प्रवृत्ति का भी दर्शन मिलता है। सरपा के ग्रंथ दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था, यानी सरपा सिद्धों के महत्वपूर्ण सिद्ध जो हुए थे सरपा, उनके ग्रंथ दोहा कोश का जो संपादन है वो प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा किया गया। आगे बात करें तो बोध गान और दोहा नाम से प्राचीन बांग्ला भाषा में सरपा और कृष्णाचार्य के दोहों को किसने संपादित किया था, वो महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। सरपा का प्रसिद्ध दोहा है कि जहां मन पवन, सरपा का जो प्रसिद्ध दोहा है कि जह मन पवन ने संचई रवि शशि ने पवेश, तेही वट चित विषाम करूं सरह कहे उवेश। सरपा के बाद उनके शिष्य का स्थान आता है सबरपा, जिनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध है चर्या पद और महामुद्रा वर्ज गीति। सबरपा की दो रचनाएं हैं चर्या पद और महामुद्रा वर्ज गीति। उसके बाद में आते हैं सिद्धों में लुईपा की रचना है लुईपा गीति का। सबरपा के ये शिष्य हैं। इसका नाम सिद्धों में सर्वाधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा नगेंद्र ने लुईपा को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और नगेंद्र के अनुसार सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कौन है, वो है लुईपा। का आ तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठो का। लुईपा सिद्ध साहित्य में पंच विडाल से आचे पंच प्रतिबंध है, जिसमें आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह उनका प्रतिबंध है। दोहा कोश जो कि सरपा की रचना है वे परिनिष्ठित अपभ्रंश में रचित है, जबकि चर्या पदों की रचना है वो अवट भाषा में हुई है। अब एक प्रश्न आता है कि आदिकालीन साहित्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। दोहा कोश और चर्या गीतों पदों की भाषा बोली में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर अंतर है। दोहा कोश के दोहों में खंडन मंडन का भाव है, जबकि चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति एवं रहस्यात्मक भावना है। यानी जो दोहा कोश है उसमें तो क्या है, खंडन मंडन का भाव रहता है, लेकिन जो चर्या पद है उनमें सिद्धों की अनुभूति एवं रहस्यात्मक भावना है, उनका वर्णन देखने को मिलता है। आगे बात करें तो अन्य सिद्ध है डोबीपा और कणापा। सिद्ध साहित्य का अध्ययन विषय 4 विद्वानों द्वारा किया गया था। इसमें थे महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जो कि बौद्ध गान और दोहा, डॉक्टर शहीदुल्लाह के द्वारा लो चॉट्स मिथ्स के कान्हे एंड श्रेय, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा दोहा कोश का संपादन किया गया था, और राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा हिंदी काव्य धारा सिद्धों की वाणियों तथा पदों का संकलन है वो हिंदी काव्य धारा ग्रंथ के अंतर्गत किया गया। संत साहित्य इन्हीं सिद्धों के मध्य नाथ पंथों की और पूर्ण विकास कबीर से प्रारंभ होने वाली संत परंपरा में नानक, दादू, मलकुदास, सुंदरदास आदि को मानना चाहिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि संत साहित्य आदि इन्हीं सिद्धों को मध्य नाथ पंथों की और पूर्ण विकास कबीर से प्रारंभ होने वाली संत परंपरा की नानक, दादू, मलकुदास, सुंदरदास आदि को मानना चाहिए। राव सांस्कृत्यायन का मत है कि अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए
हानि की वस्तु हैं। यही कवि हिंदी काव्य का धारा के प्रथम सृष्टा हैं। राव संस्कृतन का एक और कथन है कि हमारे कबीर सूर तुलसी के यही प्रथम प्रेरक रहे हैं। उन्हें छोड़ देने से बीच के काल में हमारी बहुत हानि हुई है और आज भी उसकी संभावना है। ये कौन कहते हैं? राव संस्कृतन। किसके बारे में? सिद्धों के बारे में। अब आज है हमारा नाथ साहित्य। आदिकाल में नाथ साहित्य। संधि काल के उत्तरार्ध में सिद्धों के वर्ज्यान की सहज साधना नाथ संप्रदाय के रूप में फलवित हुई। यानी संधि काल के उत्तरार्ध यानी अंत समय में सिद्धों की वर्ज्यान की सहज साधना नाथ संप्रदाय के रूप में फलवित हुई। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नाथ साहित्य में 9 नाथों का उल्लेख मिलता है, जिसमें आदिनाथ भगवान शिव, उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जवालेंद्रनाथ, गृहिणीनाथ, भरथरीनाथ और गोपीचंद्र नाथ। नाथ साहित्य की प्रवृत्ति के बारे में बात करें तो ये बाह्य आचार, तीर्थाटन, जात पात, ईश्वर के विविध रूपों, आराधना आदि का विरोध करते हैं। शुद्ध आचरण पर बल देते हैं, अंतर साधना पर बल देते हैं। नारी भोग का ये विरोध करते हैं। नारी भोग का कौन सा? कामिनी रूप का। गुरु को सर्वस्व स्थान देते हैं। इंद्रिय निग्रह, सत्य, चक्र भेदन, वैराग्य, शून्य समाधि आदि के साधना के प्रकार का प्रचार करते हैं। श्रेष्ठवादी भावना अपनाते हैं। सदुकड़ी भाषा का उपयोग करते हैं। प्रतीकात्मकता तथा रूपकों का प्रयोग और हठ योग पर यह बल देते हैं। है का अर्थ यहाँ पर सूर्य होता है और ठे का योग यहाँ पर चंद्र होता है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पति को सिद्ध मार्ग, अवधूत मत, योग संप्रदाय आदि नाम दिए। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को है जो सिद्ध मार्ग, अवधूत, योग संप्रदाय आदि नाम है वो दिए हैं। आगे बात करें तो हिंदी साहित्य में हठ योग के प्रवर्तक है वो गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ भक्ति के विरोधी थे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग। कौन लिखते हैं? गोरखनाथ के विरोध में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं। गोरखनाथ का जो समय है वो राव सांस्कृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी, वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी और पीताम्बर दत्त बर्तवाद के अनुसार 11वीं शताब्दी। सर्वमान्य मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार ये 13वीं शताब्दी के हैं जो गोरखनाथ का समय मानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दास बर्तवास ने गोरखनाथ की 14 रचनाओं का संकलन कर गोरखबाणी नाथ से संपादन किया है। गोरखबाणी नाथ से संपादन किया है। गोरखनाथ की रचनाओं की बात करें तो उसकी रचना है शब्दी, अभय मात्रा योग, जान चोटीसा, प्राण सांकली, 15 तिथि, गोरख गणेश गोष्ठी, नरवे बोध, आत्मबोध और योग चिंतामणि। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और उतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के संबंध में यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि शंकराचार्य के बाद में हमारे भारत में इतना प्रभावशाली और महामहित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर था, किंतु अपने मत का प्रचार पंजाब व राजस्थान में किया था। गोरखनाथ की जो भाषा थी वो सदुक्ति एवं खड़ी बोली मिश्रित थी। अब आता है जैन साहित्य। आदिकाल में जैन साहित्य या राज साहित्य। जैन साहित्य जो भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है। इनके द्वारा रचित साहित्य आदिकालीन साहित्य में सर्वाधिक प्रमाणिक माने जाते हैं। यानी जो जैन साहित्य है उनके द्वारा जो रचित साहित्य ग्रंथ है वो प्रमाणिक माने जाते हैं। जैन साहित्य में रास, फागु, चरित तथा आचार शैली में रचित हैं। जैन साहित्य वो रास, फागु, चरित तथा आचार शैली में रचित हैं। जैन साहित्य की प्रवृत्तियों की बात करें तो अलौकिकता के आवरण में प्रेम, कथा, नीति, भक्ति आदि विषयों का निरूपण, घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक तो प्रधानता, बाह्यचारों का विरोध तथा आत्म शुद्धि पर बल, शांत रस प्रधान काव्य जैन साहित्य रास, फागु, चरित तथा आचार शैली में लिखे गए धार्मिक साहित्य होते हुए भी इसकी साहित्यिक एक्सपोजर है। आदिकाल साहित्य में सर्वाधिक विश्वसनीय जो माने जाते ग्रंथ है वो है जैन साहित्य। जैन साहित्य में हम प्रमुख जैन कवियों की बात करें और उनकी रचनाओं में तो सर्वप्रथम आ जाएंगे हमारे शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की जो है भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना है जो कि 1184 ईस्वी में लिखते हैं। भरतेश्वर अयोध्या तथा बाहुबली तक्षशिला का प्रतापी शासक था। भरतेश्वर बाहुबली रास जो ग्रंथ है वो शालिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया था, जिसमें भरतेश्वर अयोध्या का तथा बाहुबली है वो तक्षशिला के प्रतापी शासक थे। इसमें 205 छंदों या खंडों में रचित मखंड काव्य हैं। वीर, श्रृंगार तथा शांत रस में रचित काव्य।
मुनि जीन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रस परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। मुनि जीन विजय ने जैन साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है वो किसे माना है? सा बत्तेश्वर बाहुबली रास को। अन्य रचनाएं इनकी है शालभद्र सूरी की बुद्धि रास, पंच पांडव रास। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम कवि है वो शालभद्र सूरी को मानते हैं। दूसरे जो कवि है वो है आसंगु के द्वारा लिखित है चंद्रमाला रास और जीवन दया रास। चंद्रमाला रास ग्रंथ की नायिका चंद्रमाला है और चंपा नगरी के राजा दधिवान की पुत्री थी। जीन धर्म सूरी के द्वारा स्थूल भद्री रास, विजय सिंह सूरी के द्वारा रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी पर्वत का उल्लेख होता है। सुमति गज के द्वारा नेमिनाथ रास, प्रज्ञा तिलक के द्वारा कछुली रास, देलण के द्वारा गाय सुकुमार रास और जीन दत्त सूरी के द्वारा उपदेश रसायन रास, सोमप्रभ सूरी द्वारा कुमार पाल प्रतिबंध, पद्मनाभ के द्वारा कानरदेव प्रबंध और उद्योधन सूरी के द्वारा कुल्यमाला जो ग्रंथ है वो लिखे गए थे। अन्य रचनाओं में नेमिनाथ रास सुमंत की, नेमिनाथ चौपुई विनय चंद्र सूरी की, नेमिनाथ सरयू हरिभद्र सूरी की और नेमिनाथ फागु है वो राजशेखर सूरी की है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकती है कि नेमिनाथ रास है वो सुमति का है, नेमिनाथ चौपई है वो विनय चंद्र सूरी का है और नेमिनाथ सरयू है जो हरिभद्र सूरी का है और नेमिनाथ फागु है वो राजशेखर सूरी का है। कनक कुमार मुनि है जो जिसका द्वारा करखंड चरित रास है वो ग्रंथ लिखा गया। अब बनस में रचित आदिकालीन साहित्य। स्वयंभू। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू की 4 रचनाएं हैं। जो पहली रचना है वो है पद्मचरित, जैन साहित्य अपभ्रंश साहित्य की रामायण। इस रचना के आधार पर स्वयंभू को अपभ्रंश का कवि कहा जाता है। इसमें विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, बुद्ध कांड, उत्तरकांड, इसमें 5 कांड है वे 90 संध्या है। 83 संध्या स्वयंभू द्वारा रचित तथा 7 है उनके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा रचित है। किसमें? पौमचरियों में। दूसरा जो जैन धर्म का जो ग्रंथ है वो है अरिष्टनेमिचरित है, जिसमें तीसरा जो पंचमी चरियु, चौथा स्वयंभू छंद, नोट पौमचरियु को खड़ोक शैली में रचित प्रथम ग्रंथ माना जाता है। पौमचरियु को खड़ोक शैली में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है वो माना जाता है। खड़ोक शैली में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। दूसरे जो हो जाएगा हमारे पुष्पदत्त के द्वारा महापुराण 63 महापुरुष, जैन धर्म के 63वां सलाह का महापुरुषों का वर्णन, ने सुकुमार रास, नाम कुमार चरित और जसहर चरियु यशोधरा चरित। नोट शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदत्त को अपभ्रंश का भवभूति भी कहा है और महापुराण ग्रंथ के आधार पर इसको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। पुष्पदत्त को अभिमान मेरु भी कहा जाता है। आगे बात करें तो धनपाल द्वारा भविष्य कहा ग्रंथ लिखा गया जो कि 10वीं शताब्दी की रचना है। इतिहासकार विंटर नीलस ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य कहा है। इतिहासकार विंटर नीलस ने किस रचना को रोमांटिक महाकाव्य कहा है? वो कहा भविष्य कहा को, जो कि किसकी रचना है? धनपाल की। नेक्स्ट आ जाएगी जोइंदू के द्वारा परमात्म प्रकाश और योगसार रचना लिखी गई थी। मुनि राम सिंह के द्वारा पहाड़ दोहा के बाद में तत्व ज्ञान तथा निग्रह इंद्रिय संबंधी उपदेशात्मक ग्रंथ है। हेमचंद्र सूरी के द्वारा सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था। प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। प्राकृत और अपभ्रंश का पाणिनि। कुमारपाल रचित हिंदी साहित्य में दयाश्रय शैली में रचित ग्रंथ प्रथम ग्रंथ, दयाश्रय शैली में रचित जो प्रथम ग्रंथ है वो कुमारपाल रचित है। योग शास्त्र, व्याकरण, प्राकृत व्याकरण और छंदानुशासन देसी नाम माला है जो कोश ग्रंथ है वो किनके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा लिखे गए थे। मृतंग के द्वारा प्रबंध चिंतामणि और अब्दुल रहमान या रहमान के द्वारा संदेश राशक है वो लिखी गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम कवि कौन है? अब्दुल रहमान। संदेश राशक का रचना काल 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध तथा 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध भारतीय भाषा में रचना करने वाले हिंदी के प्रथम कवि थे। इस ग्रंथ में विक्रमपुरी की वियोगिनी नायिका का वर्णन है जो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आदिकाल फुटकर साहित्य या स्वतंत्र साहित्य। इसमें आ जाएगा हमारा विद्यापति का जो समय है 1380 से 1460 ईस्वी वो एनसीईआरटी के अनुसार है, जबकि 1360 से 1448 ईस्वी वो साहित्य और इतिहास के अनुसार है। विद्यापति तिरुदूत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे और इनको आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि भी
कहा जाता है। महत्वपूर्ण हो जाएगा यह कि आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि किसे कहा जाता है? विद्यापति को। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर बचन सिंह और रामपुर बैनपुरी है जो विद्यापति को श्रृंगार का कवि मानते थे। विद्यापति को भक्ति कवि मानने वाले विद्वान थे वो थे आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, बाबू ब्रजनंदन साय, बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति हैं। इनकी रचनाएं राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। यह कथन किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास का। विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे बात करें तो आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को क्या कहा? शुद्ध श्रृंगारी कवि। वहीं पर विद्यापति को उनकी पदावली के आधार पर भगत कवि बताने वालों का विरोध करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। किनके बारे में? उनके बारे में कहा जिन्होंने विद्यापति को क्या कहा कि वो भक्त कवि हैं। विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। यह कथन किसका है? डॉक्टर बचन सिंह का। आगे बात करें विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो विद्यापति की रचनाओं में कीर्तिमाला, कीर्ति पताका, पदावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी। विद्यापति ने कीर्ति लता रचना में स्वयं को खेलन विधि कहा है, खेलन कवि कहा है, तथा कीर्ति लता को कहानी कहा है। कीर्ति लता रचना में अवध को देसिल बयाना कहा है। विद्यापति ने अपनी कीर्ति लता रचना में अवध भाषा को देसिल बयाना कहा। वहीं पर पदावली के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल तथा अभिनव जयदेव कहा जाता है। यानी विद्यापति की रचित जो पदावली है उसके आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल तथा अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने कीर्तिलता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश कहा है। कवि निराला ने पदावली को नागिन की मादक लहर कहा है। कवि निराला ने जो पदावली को है क्या कहा? नागिन मादक लहर। डॉक्टर बचन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, जातीय कवि। हिंदी के कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का प्रथम श्रेय विद्यापति को जाता है। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी स्वाद में लिखी गई है। दूसरे आ जाएंगे हमारे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का मूल नाम है अब्दुल हसन। आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य रहे। गोरी सूती सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रेन भई चौ देश। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि कहा है। वहीं पर ब्रज और अवधि को मिलकर काव्य रचना का प्रथम प्रयास है जो अमीर खुसरो करते हैं। ब्रज और अवधि को मिला तोता ए हिंद तथा हिंदुस्तान की तूती भी है जो अमीर खुसरो को कहा जाता है। दिल्ली के सिंहासन पर 11 शासकों का उत्थान पतन ये देखने वाले ये कवि हैं। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद खुसरो ने अमीर खुसरो को महाकवियों का राजकुमार की संज्ञा है उन्हें दी है। आगे बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी दो प्रकार भाषा बताई है। एक ठेठ बोलचाल की खड़ी जो कि पहले मुकरिया दो सुकनों की भाषा और दूसरी है ब्रज भाषा जो प्रचलित भाषा काव्य भाषा या गीति दो की भाषा। आगे बात करें तो खुसरो की रचनाएं कौन कौन सी? अमीर खुसरो ने पहलिया, मुक्तरिया और खालिक बारी लिखी। ये फारसी हिंदी शब्दकोश है। इनकी रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से की गई थी। किसकी? खालिक बारी की। नेक्स्ट रचना है नो सी पर। इस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन है और दो सुकून है। यह भी रचना है जो अमीर खुसरो के सितार के आविष्कार का श्रेय है जो अमीर खुसरो को जाता है। ढोला मारूरा दोहा जो कवि कलोल द्वारा रचित है यह एक प्रेम काव्य है। इसमें मूलतः यह रचना दोहा छंद में थी किंतु 17वीं शताब्दी में कुशल लाभ तथा कुशल राय ने इसमें चौपाइया जोड़कर विस्तार कर दिया। इस रचना के में कच्छावा नरेश नल के पुत्र ढोला तथा बीकानेर पूंजल के राजा पिंगल की पुत्री मरवन तथा मालवा की रानी मालवनी के त्रिकोण का वर्णन है जो हमें ढोला मारूरी दोहा में देखने को मिलता है। इसके रचयिता कौन है? कवि कलोल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा रचना के दोह को हेमचंद्र और बिहारी के बीच की कड़ी माना है। आदिकालीन गद्य साहित्य की बात करें तो गद्य साहित्य में रचना आती है राउल वेल जो कि रोड़ा के द्वारा रचित है और यह 10वीं शताब्दी की रचना है। यह शिलांकित कृति है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम चंपू काव्य। हिंदी साहित्य का प्रथम चंपू काव्य की बात करें तो राउल वेल है जो कि गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। क्या कहलाता है? चंपू काव्य। नक्सिक वर्णन परंपरा की शुरुआत प्रथम प्रयोग भी इस राउल वेल में देखने को मिलता है। ग्रंथ की नायिका राउल का सौंदर्य वर्णन है और पहले पद्य तथा बाद में गद्य में ये लिखा गया। 7 बोलियों के शब्द सर्वाधिक राजस्थानी भाषा है जो राउल वेल में लिखी गई है। दूसरा जो ग्रंथ है
गद्य साहित्य में वो है बसंत विलास, जो कि 13वीं शताब्दी का श्रृंगारिक काव्य है। और इस ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन वे हर्षद राय ने किया था। केशव राय और हर्षद राय ने किया था। इस रचना में बसंत काल की नायिकाओं के मन पर प्रभाव चित्रित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर कवि द्वारा 12वीं शताब्दी का व्याकरण ग्रंथ है, इसमें बनारस शहर की संस्कृति का चित्रण भी मिलता है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है वर्ण रत्नाकर, जिसकी रचना है जो ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा 14वीं शताब्दी में की गई थी। यह रचना मैथिली भाषा में रचित का शब्दकोश है। मैथिली भाषा में रचित ये क्या है? शब्दकोश। इस रचना को मैथिली गद्य की प्रथम पुस्तक तथा मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। मैथिली गद्य की प्रथम पुस्तक और मैथिली का विश्वकोश किसे कहा जाता है? वर्ण रत्नाकर को, जो कि किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की। इस रचना में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण है, जो हमें देखने को मिलता है। आज का जो अंतिम प्रश्न रहने वाला है वो आदिकाल के कुछ अन्य बिंदु है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट युग या प्रवृत्ति का काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। राहुल सांस्कृतयन तथा चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। वहीं पर अपभ्रंश को अवट नाम भोला शंकर व्यास ने दिया और अवट को अपभ्रंश तथा देसी भाषाओं के बीच की कड़ी माना जाता है। तो साथियों, ये था आज के हिंदी साहित्य इतिहास का आदिकाल के बारे में संपूर्ण नोट्स। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।